गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपने 12वीं कक्षा में चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें कूलॉम का नियम अपन पढ़ चुके थे और उसमें कूलॉम के नियम में अपन एक कूलॉम की परिभाषा और परावैद्युतांक की परिभाषा भी पढ़ चुके थे। अगली कक्षा में आज हम पढ़ेंगे कूलॉम के नियम का सदिश रूप। तो कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है? तो आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण 11वीं कक्षा में जब अपन ने गुरुत्वाकर्षण पढ़ा था तो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में भी अपन ने एक गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था और उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सदिश रूप भी पढ़ा था। तो इसी प्रकार मैंने ये पहले भी आपको बता चुका हूँ मैं कि ये जो पूरा चैप्टर है ये गुरुत्वाकर्षण से मिलता जुलता है। इसके और उसके कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो जब अपन 11वीं में जो चैप्टर पढ़ चुके हैं उसकी कुछ चीज़ें अपने को पता है तो उसका यहाँ पे बहुत फ़ायदा आपको मिलेगा। तो इसी प्रकार सदिश रूप में अपन ने देखे तो आपने कूलॉम के नियम में गुरुत्वाकर्षण नियम में आपने देखा था ये कुछ इस तरह से आया था F12 सदिश माइनस F12 सदिश बराबर माइनस का F21 सदिश। यह गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में आया था और अपन ने कहा था कि न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम को ये क्या करता है, सिद्ध करता है, प्रतिपादित करता है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण नियम जब कूलॉम के तृतीय नियम को थर्ड नियम क्रिया प्रतिक्रिया को प्रतिपादित करता है तो निश्चित रूप से यहाँ पे कूलॉम का नियम भी न्यूटन के तीसरे नियम क्रिया प्रतिक्रिया को प्रतिपादित करेगा। तो देखिए कूलॉम के नियम का सदिश रूप क्या है, तो यहाँ से ध्यान से देखें। इसमें अपने दो ही एक्सिस मेन लेते हैं, बाकी उधर का लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो तो आप ये देखिए ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, अपन ने कहा यहाँ पे ये O है, ये बिंदु मान लो P या A और ये बिंदु मान लो B। ये स्थिति सदिश R1 है और ये स्थिति सदिश R2। आपने 11वीं कक्षा में स्थिति सदिश के बारे में पढ़ा होगा। और यहाँ पे बिंदु पर एक आवेश है Q1 और यहाँ पे एक आवेश है Q2। क्लियर भाई बच्चों? तो ये एक चित्र है जिसमें आप देख रहे हो एक निर्देश तंत्र के अंदर दो आवेश Q1 और Q2 स्थित है क्रमशः बिंदु A तथा B पर, और जिनके मूल बिंदु से स्थिति सदिश क्रमशः R1 व R2 है। ऐसे थ्योरी में आपको लिखना है, लैंग्वेज में आपको लिखना है कि जो चित्र में दिख रहा है वो लैंग्वेज में आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, शुरुआती तौर पे समझने की कोशिश करें, रटेंगे नहीं। तो चित्रानुसार एक निर्देश तंत्र में दो आवेश Q1 तथा Q2 स्थित है जो क्रमशः बिंदु A तथा B पर अवस्थित है। आवेश Q1 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R1 तथा आवेश Q2 का स्थिति सदिश मूल बिंदु के सापेक्ष R2 है। आवेश Q1 आवेश Q2 पर F21 बल और आवेश Q2, तो देखो आवेश Q1 आवेश Q2 पर जो बल लगा रहा है वो F21 है। बाहर की ओर लगेगा क्योंकि समान प्रकृति का आवेश है तो बाहर की ओर बल लगेगा, माना है समान प्रकृति के। और इधर जो बल लगेगा वो F1 पर, देखो 2 पर। इसका मतलब क्या है, इधर देखिए F12 का मतलब क्या है। F12 का मतलब जैसे भी ऐसे दो अक्षर लिखे हुए हो तो क्या है, पहले वाले का तो वो होता है और दूसरे वाले के कारण होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 पर 2 के कारण बल, पहला वाला है उसी का बल होता है। तो F12 का मतलब है, F1 का मतलब है Q1 पर बल, 1 पर बल, 1 पर बल पीछे वाले के कारण तो 2 के कारण। ये आपको ध्यान रखना, अभी अपन और देखेंगे इसको। अब इसके बाद यहाँ से अपन देखें ध्यान से कि ये है अपना डेल्टा R, कोई तकलीफ नहीं है। विस्थापन, अगर त्रिभुज नियम देखें 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, मैंने मान लिया पहले इसको इधर, ठीक है। तो मैंने अगर इसको इधर माना कि इसकी दिशा इधर है, तो आप निश्चित रूप से देखिए त्रिभुज नियम से ये काम की चीज़ें ध्यान से देखना है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है तो इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। R1 प्लस डेल्टा R, एक ही दिशा में दो सदिश तथा विपरीत दिशा में तीसरा सदिश R2।
तो निश्चित रूप से डेल्टा आर जो है वो क्या हो जाएगा, R2 सदिश माइनस R1 सदिश, और जिसको अपन कह सकते हैं R21 सदिश। क्लियर? तो आपने ये ऐसे मैंने क्यों लिखा 2 1, तो आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा होगा। देखो 11वीं कक्षा की चीज़ें मैं बताता जाऊँ यहाँ पे। VAB, ठीक है, ए का वेग बी के सापेक्ष, तो अपन ऐसे ही तो लिखते थे VA माइनस VB, याद आ रहा है, सापेक्ष वेग। जब तुलना करते हैं, सापेक्ष की बात करते हैं, तो ऐसे ही लिखते थे VAB बराबर VA माइनस VB। तो यहाँ पे क्या है, R2 माइनस R1 है, तो क्या है, निश्चित रूप से R21 है। क्लियर? जब भी दो अक्षर होते हैं तो पहला वाला माइनस दूसरा वाला होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। क्लियर? इसी प्रकार आगे अपन देखें तो ये आ गया, और इसको मैंने R21 बोल दिया, तो इसकी दिशा इधर है। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं एक बार से इसको समझाने की कोशिश करता हूं इसके बारे में। तो आवेश Q2 पर Q1 के कारण बल कितना होगा, F21। ध्यान से देखिए भाई, थोड़ा सा दिमाग चाहिए इसके लिए, F21। और बल के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, मैं इधर बता रहा हूँ लास्ट क्लास में, F बराबर K Q1 Q2 बराबर R स्क्वायर, ये अपन पढ़ चुके हैं, दूरी का स्क्वायर। तो अपन लिखा K लिखना चाहो या 1/4π लिखना चाहो, कुछ भी लिख सकते हो, मैं K ही लिख देता हूँ। K Q1 Q2 बटा दोनों के बीच की दूरी। क्लियर? और देखो F21 इस दिशा में है, तो R का कौन सा सदिश इस दिशा में है, ध्यान से देखिएगा। देखिए R21, देखो R1 प्लस डेल्टा R बराबर R2, त्रिभुज नियम से ये दोनों एक दिशा में, ये तीसरा विपरीत दिशा में, तो त्रिभुज नियम से ये हो गया डेल्टा R R2 माइनस R1, तो ये हो गया R21। मैंने बताया 2 पहले 1 बाद में, तो R डेल्टा R जो विस्थापन सदिश है, विस्थापन सदिश जो मैंने इस दिशा में लिया है वो डेल्टा R बराबर R2 माइनस R1 है। और अब डेल्टा R को मेरे को पता चल गया 2 आगे और 1 पीछे है, तो मैंने इसको लिख दिया R21। क्लियर? तो मैं अब देख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि R21 भी इधर है और F21 भी इधर है और R21 भी इधर है, तो दोनों की दिशा सेम है। क्लियर? 11th क्लास में क्या था, वो आकर्षण होता था, इसलिए माइनस का चिन्ह आता था। तो अपन निश्चित रूप से यहाँ पे मैं R21 लिख सकता हूँ, R21 सदिश इसी दिशा में, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ R21 जो सदिश है उसके मॉड का स्क्वायर, दूरी ये है। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताइए, मुझे नहीं लगता तकलीफ होनी चाहिए, क्लियर सी बात है। F21 बराबर K Q1 Q2 बट्टा R21 का स्क्वायर, R मॉड ऑफ R21 का स्क्वायर और R21 का कैप। अब इधर देखिए, पहला आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जो था वो था, कोई माइनस चिन्ह नहीं आया, R21 इधर है, R21 इधर है, कोई तकलीफ नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार Q1 पर, आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल क्या होगा, F12 Q1 पर है तो 1 2 बराबर सेम Q1 Q2। और अब अपन देखेंगे यहाँ पे, इधर आइए, तो मैंने जब सदिश इधर लिया तो कितना आया सदिश, R21। तो जब मैं सदिश उधर लूँगा तो सदिश निश्चित रूप से R12 आएगा। तो मैं लिखूँ इसी प्रकार यहाँ पे, इसी डेरिवेशन में, देखो मैंने जितना समझाया उतना कर लिया, लिखना आपको पहले ये है उसके बाद वो है। इसी प्रकार R12 सदिश जो है वो क्या होगा, R1 माइनस R2, तथा चित्र से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है चित्र से, कि जो R21 सदिश है वो माइनस का R12 सदिश है। आपको दिख रहा है दोनों की दिशा विपरीत है, तो R21 सदिश है वो माइनस का R12 सदिश है। तभी इनके एकांक सदिशों के मध्य, एकांक सदिशों के मध्य, तभी इनके एकांक सदिशों के मध्य संबंध
एकांक सदिशों के मध्य संबंध क्या हो जाएगा, R21 का एकांक सदिश बराबर माइनस का R12 का एकांक सदिश। भाई क्या है, इन दोनों में दिशाएं तो परिवर्तित है और तो बाकी सेम ही है। अगर ये 5 मीटर है तो 5 मीटर एक की दिशा इधर है और एक की 5 मीटर दिशा उधर है, विस्थापन तो सेम ही होगा। अरे बात मतलब इसकी कहते हैं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो तो सेम ही होगी, 5 इकाई है तो 5 इकाई होगा, एक में 5 इकाई नीचे की ओर और एक में 5 इकाई ऊपर की ओर। तो अपन कह सकते हैं कि भाई दोनों की जो दिशा है वो विपरीत है। तो अपन ने एकांक सदिश में संबंध निकाल दिया। अगर R21 और R12 सदिश जो है विपरीत है तो अपन कह सकते हैं विपरीत इसलिए क्योंकि इनकी दिशाएं अलग अलग है, बस बाकी सेम है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनके एकांक सदिश से अलग है, परिमाण तो सेम ही है। ये एक सदिश है, देखो इस सदिश के अंदर क्या होगा, मैं इधर बता दूँ, सदिश के अंदर क्या होता है, वापस छोटी छोटी चीज़ बताऊंगा मैं आपको। एक परिमाण होता है और एक दिशा होती है। अब आपको दिख रहा है कि परिमाण तो क्या है, दोनों केसेस में सेम है, दिशा क्या है, विपरीत है, दिख रहा है आपको। तो दिशा जब विपरीत है परिमाण सेम है तो उसको क्या करते हैं अपन, इस तरह से सदिश दोनों लिख के और माइनस चिन्ह इंगित करते हैं, माइनस चिन्ह से। तो ये हो गया। तो अब अपने देखो क्या है, तो अब जब दूसरा वाला कर रहे हैं तो जैसे R21 है 21 है 21 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 और 1 2 कैप एकांक सदिश। ठीक है, बता सकते हो जहाँ R1 और R2 एकांक सदिश है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, किसी भी एक को दूसरे में परिवर्तित करेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली समीकरण में ही मैं कर देता हूँ, पहली समीकरण या दूसरी समीकरण जिसमें भी आप करना चाहो। तो मैं सेम अगर वही रिजल्ट लाना है तो मैं इसमें किसी में भी चेंज कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, बस आपको R21 की वैल्यू दी हुई है तो आप पहले में करो, ज़्यादा उचित है। तो समीकरण 1 में R21 कैप बराबर माइनस का R12 कैप रखने पर, ठीक है भाई, दो सूत्र बना लिए अपन ने, दोनों एक ही तरह के हैं, पहली चीज़। अब अपन ने इधर से स्थिति सदिश का पूरा आंकड़ा देख लिया, क्लियर। पहले आपको क्या करना है, पहले चित्र बनाना है, चित्र के बारे में कहानी लिखनी है, फिर आपको ये आर सदिश के बारे में पूरी कहानी लिखनी है, फिर एक पर बल की कहानी लिखनी है, F12 की, F21 की और F12 की, किसी की भी पहले इसकी बाद में लिख सकते हो, और आप किसी एक में आपको मान रखना है। तो R21 का मान निकाला हुआ है तो मैंने R21 की जगह ये मान रखने पर इसको नंबरिंग दे देते हैं, समीकरण 1 2 समीकरण 3, ये इसको 4 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। ठीक है, अब देखो F21 सदिश जो है K Q1 Q2 बट्टा, यहाँ पे मैं और भी चेंज कर रहा हूँ, इसको R12 का स्क्वायर भी लिख रहा हूँ, साथ में इसको मैं लिख रहा हूँ माइनस का R12 कैप, और ये होगी समीकरण 6। और मैं पीछे ये भी बता रहा हूँ चूँकि मॉड ऑफ R21 जो है वो मॉड ऑफ R12 होगा, विस्थापन सदिश तो दोनों के बराबर ही होंगे। ठीक है, मतलब परिमाण, विस्थापन सदिश का दोनों का परिमाण जो है बराबर ही होगा। अब समीकरण ये लिख लिया, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, समीकरण 5 से, ये कितनी है 5, तो समीकरण 5 से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे कि ये सारा मैटर पड़ा है, ये सारा मैटर जो है F12 है। तो आप देखिए मैं यहाँ पे चयनित करता हूँ सारा मैटर, देखो मैंने ये चयनित किया, ये चयनित किया, माइनस चिन्ह को छोड़ दिया, बाकी सब चयनित किया, बाकी सब ये इसके सेम है। ध्यान से देखिए माइनस चिन्ह के अलावा सब सेम है। तो जब माइनस चिन्ह के साथ सब सेम है तो F21 सदिश जो है वो माइनस चिन्ह तो पड़ा रहेगा, बाकी सब क्या है F12, तो F12 सदिश आ जाएगा। ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा सा कठिन जरूर है क्योंकि सदिश का पूर्ण प्रयोग किया गया है, तो आप ध्यान से देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको भलीभांति समझ में आ जाएगा ये। इसको समझने की कोशिश करिए।
यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार पुनः इसको एक बार नज़र मार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा टेढ़ा है। अतः स्पष्ट है कि कूलॉम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम, कौन सा होता है तृतीय नियम? क्रिया प्रतिक्रिया। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का पालन करता है। इसी के साथ ये समाप्त। बहुत सारी किताबों में ये आपको अलग अलग मिलेगा, सब किताबों में अलग मिलेगा, लेकिन अपने को उस मेथड से करना है जिससे अपने को समझ में आए। हर एक चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है। आप ध्यान से देखिए कि कैसे लिया। वापस देखिए, ये वाला मैंने R1 R2 है ही, मैंने इसको डेल्टा R मान दिया। अभी इसको 1 2 नंबर नहीं दिया, डेल्टा R मान दे दिया। अब R1 त्रिभुज नियम से डेल्टा R बराबर R2, तो R1 डेल्टा R बराबर R2, डेल्टा R ये उधर चला गया। जब ये माइनस चिन्ह आया तो निश्चित रूप से 2 आगे है, 1 पीछे है। तो मैंने आपको बताया कि 11वीं क्लास में अपन VAB बराबर VA माइनस VB लिखते थे, तो मैंने इसको लिख दिया R21। ठीक है भाई। इसी प्रकार R12 का मान क्या हो गया? R1 माइनस R2। अब दोनों में जब संबंध देखेंगे R21 इधर है और R12 इधर है, तो दोनों क्या है? विपरीत दिशा में, माइनस चिन्ह के साथ। और इनके एकांक सदिश भी क्या होंगे? विपरीत दिशा में, क्योंकि परिमाण तो दोनों का समान है। अगर ये दोनों 5 मीटर है तो ये 5 मीटर ही रहेगी। इधर से काउंट करो भले उधर से काउंट करो। फिर मैंने F21 का आपको बता दिया, F21 के बारे में लिख दिया। और सदिश आपने देखा R21 भी इधर है और F21 भी इधर है, तो दोनों सेम दिशा में, तो माइनस चिन्ह नहीं आएगा। क्लियर? प्रतिकर्षण है, वैसे भी तो आपको दिख रहा है माइनस चिन्ह नहीं है। अगर आकर्षण होता तो माइनस चिन्ह आता। यदि इनमें आकर्षण होता इन दोनों में तो यहाँ माइनस चिन्ह आता। इसकी जगह पे फिर आपको बल अंदर की ओर लेने होते, तब ये उल्टा आता। 11th में ग्रेविटेशन से, कुछ किताब वाले गलत भी करते हैं, पासबुक वाले ध्यान रखना। 11th में ग्रेविटेशन था। 11th में क्या था? ग्रेविटेशन था, तो वो आकर्षण बल था। मतलब उस केस में आकर्षण हो रहा था। इसलिए क्या था कि F12 और R12 में माइनस चिन्ह आता था। जब सूत्र करते थे तो दोनों में विपरीत दिशा होती थी, F12 की और R12 की। लेकिन यहां कर रहे हैं प्रतिकर्षण, तो दोनों की दिशा आएगी सेम। तो ध्यान रखना, कुछ पासबुक वालों ने ये गलत किया हुआ है, तो आपको वहां पे रहना है सावधान। ठीक है? ऐसा नहीं है कि जहां से जो मिले, देखो किताब वाले भी गलत हो, जहां जो मिले वो लपेट लो, ये नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब माइनस चिन्ह कैसे आता? अगर यहाँ पे एक प्लस और एक माइनस आवेश लेते तो निश्चित रूप से आकर्षण का बल होता, तब ये यहाँ पे क्या आता? माइनस चिन्ह आता। क्यों? क्योंकि माइनस चिन्ह, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्यों आता माइनस चिन्ह। क्योंकि नेगेटिव चिन्ह सदैव आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। और आपको पता था, आपको पता है, और आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का ही होता है। पर यहां पे अपन ने प्रतिकर्षण का केस लिया है, ध्यान रखना। क्योंकि माइनस चिन्ह, बल के सूत्र में कभी माइनस चिन्ह हो तो नेगेटिव चिन्ह जो है आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। गुरुत्वाकर्षण में यहाँ पे माइनस चिन्ह आता था। क्यों आता था? क्योंकि वो आकर्षण को प्रदर्शित करता था। यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं आएगा। इसी के साथ अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जल्दी से देखिए। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। अगला टॉपिक है बहुल आवेशों के मध्य बल एवं अध्यारोपण का सिद्धांत। टॉपिक है
बहुल आवेशों के मध्य एवं अध्यारोपण का सिद्धांत, इसमें क्या होता है? तो देखिए अध्यारोपण का सिद्धांत आपने पहले भी पढ़ा है, सदिशों में लगता है। अपन ने जब 11वीं कक्षा में तरंग वाले चैप्टर पढ़े थे तो अब उसमें अपन ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था। क्या पढ़ा था? थोड़ा सा पुराना याद करें तो अपन ने पढ़ा था y बराबर y1 प्लस y2 प्लस विस्थापन में अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था, ये सब प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो अपन ने विस्थापन वाला जो चैप्टर था, ये तरंग वाला जो चैप्टर था, उसमें विस्थापन, तरंग के विस्थापन में अध्यारोपण का सिद्धांत अपन ने इस प्रकार लिया था। तो यहाँ पे क्या है अध्यारोपण का सिद्धांत? जब कई आवेश किसी विशेष आवेश पर अलग अलग बल लगाते हैं तो उस विशेष आवेश पर परिणामी बल अन्य सभी आवेशों के कारण लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। जब कई आवेश किसी विशेष आवेश पर अलग अलग बल लगाते हैं तो उस विशेष आवेश पर परिणामी बल अन्य सभी आवेशों के कारण उस विशेष आवेश पर लगने वाले बलों का सदिश योग होता है। यही बलों का अध्यारोपण का सिद्धांत है। यही बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अन्य सभी आवेशों का विशेष आवेश पर बल स्वतंत्र रूप से लगता है। अर्थात मतलब इसको मैं समझा देता हूँ, अर्थात में लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये क्या कह रहा है कि अन्य सभी आवेशों का विशेष आवेश पर जो बल होता है वो स्वतंत्र रूप से लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक बल है, कोई एक आवेश है, वो दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है और तीसरा उस बल को डिस्टर्ब कर रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्लियर है भाई? जब एक आवेश किसी दूसरे आवेश पर बल लगा रहा है तो तीसरा इन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो बल तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, परिणामी बल में अंतर आ सकता है लेकिन जो उन दोनों के बीच में जो बल लग रहा है उनको यह डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अन्य आवेशों का अन्य सभी आवेशों का विशेष आवेश पर जो बल है वह स्वतंत्र रूप से लगता है, इसका मतलब यही है। अब अपन एक चित्र के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए चित्र इधर बना लेते हैं और उसको इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, अब इधर देखिए चित्र मैंने यहाँ पे बना दिया कोई आवेश। ठीक है, निर्देश तंत्र में कोई आवेश है, इस आवेश पर Q1 पर मान लो Q1 है, Q1 पर बल ज्ञात करना है। तो भाई मैंने कहा भाई ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है,
इसी प्रकार ये क्यू एन है। तो अब बल की बात करें तो देखिए एक बल, दो बल, क्यू एन, ठीक है। और ये जो आवेश है मैंने बता दिया क्यू वन है। इधर देखिए ध्यान से, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चित्र तो नहीं बना रहा, मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया। मैंने 3 आवेश ही लिए हैं, मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने आवेश लिया Q1, Q2 और Qn, और फिर मैंने क्या किया, Q1 को विशेष आवेश मान लिया। Q1 क्या है, यहाँ पे मैं लिख दिया Q1 क्या है, विशेष आवेश, जिस पर अन्य आवेशों के कारण, जो विशेष आवेश होता है जिस पर कुल बल ज्ञात करना होता है। तो Q1 विशेष आवेश हो गया। अब इस Q1 पर इसके कारण बल प्रतिकर्षण का बाहर की ओर लगेगा, तो ये बल क्या हो जाएगा बताओ, अभी जल्दी से बताओ। इनकी स्थिति सदिश मैं लिख देता हूँ, 2 है, ध्यान से देखना, ये सबकी स्थिति सदिश है। और Q1 का भी मैं बना देता हूँ स्थिति सदिश एक बार। तो देखो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से 2 का स्थिति सदिश निश्चित रूप से R2 होगा, इसका निश्चित रूप से R3 होगा, इसका निश्चित रूप से R1 होगा, और इसका निश्चित रूप से Rn होगा। क्लियर। और 2 के कारण 1 पर लगने वाला बल F12 होगा। ये Rn में लिख देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा F1 पर 2 के कारण, ये है Q1 और ये 3 के कारण है, ये Q3 इसका है, ठीक है। तो इसको मैं लिखूंगा F1 पर 3 के कारण, और ये हो जाएगा F1 पर किसके कारण, N के कारण। चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों, देखो डिजिटल पैनल में समझाने का ये मतलब होता है कि क्लियर आपको यही चित्र बनाना है, ऐसे ही बनाना है। एक निर्देश तंत्र है, उसमें Q1 Q2 Qn आवेश है, और मैंने सबके स्थिति सदिश बता दिए R1 R2 R3 R4 Rn, और मैंने बल भी बता दिए। तो 1 पर Q2 के कारण F12, 3 के कारण F13, और इस तरह से निकाल लिया। अब इन दोनों के बीच की दूरी अगर पता करें स्थिति सदिश, तो मैंने आपको पहले बताया था, मान के चलो 1 पर 2 के कारण है, तो ये R2 है और ये R1 है, ये R2 है और ये R1 है। तो इसका मान जो है, आप अगर बॉक्स बनाए डेल्टा R, तो ये हो जाएगा 1 2, तो ये R12 भी लिख सकते हो आप, इसको R12 भी लिख सकते हो और R21 भी लिख सकते हो। क्लियर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इसको R12 भी लिख सकते हो। तो आपने लिख दिया 1 2, यहाँ पे लिख दिया R13, इसको लिख दिया R1n, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब हम इसको साधारण मेथड से कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की कोशिश नहीं कर रहे, ध्यान रखना। क्लियर यहाँ तक। अब बस दूसरा डेरिवेशन है आज का अपना। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यदि किसी निर्देश तंत्र में चित्रानुसार Q1 Q2 Qn आवेश
स्थित है, जिनकी स्थिति सदिश क्रमशः R1 R2 Rn है। ठीक है, अब अपन सीधा लिखेंगे आवेश Q1 पर Q2 के कारण बल F12 बराबर K Q1। पिछले डेरिवेशन में भी आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जो अपन ने K लिखा था उसको पीछे एक्सप्लेन करना जरूरी है। K बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है, ये आपको एक बार बताना जरूरी है, क्योंकि K कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ध्यान रखना। तो 1 ये R12 सदिश का स्क्वायर और R12 का कैप 1/2 के कारण। ठीक है, ये समीकरण 1 होगी। और पीछे यहाँ भी बताओ जो K है वो एक नेतांक है जिसका मान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट होता है। इसी प्रकार आवेश Q1 पर Q3 के कारण बल F13 बराबर K Q1 Q2 बटा R13 सदिश का स्क्वायर और R13 कैप। इसी प्रकार F1 पर N के कारण जो होगा K Q1 Q2 बटा R1N। बिल्कुल आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना। 3। अब इन सबको क्या करेंगे, अध्यारोपण के सिद्धांत से इन सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से अब क्या करेंगे, अतः अध्यारोपण के सिद्धांत से Q1 पर परिणामी बल, Q1 पर परिणामी बल तो Q1 पर परिणामी बल ज्ञात करना है। तो आप देखिए F बराबर F12 F13 F1N क्या करेंगे, मान रखने पर सीधा सा हिसाब है। 1 है तो 1 कर दो भले, या F लिख दो। मान रखो भाई K Q1 Q2 बटा R12 का स्क्वायर R12 का कैप प्लस K Q1 Q2 R13 और R13 का कैप K Q1 Q2 बट्टा R1N का स्क्वायर और R1N का कैप। ये अपन ने यहाँ तक लिख दिया, यहाँ तक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे K जिसको 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, उसको बाद में ही लिखेंगे, चलो ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे डेरिवेशन में स्टैंडर्ड K को अगर आप 1/4 पे एप्सिलॉन लिखते जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, पर उसमें क्या होता है बड़ा टर्म है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे, इसलिए मैंने K ही लिखा है और मैंने K को आपको बता दिया कि 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट है। लास्ट आंसर में अपन लिख देंगे तो ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। K नेतांक के बाहर ले लिया, Q1 नेतांक के बाहर ले लिया। अब अंदर क्या बचा, Q2 बट्टा R12 का स्क्वायर
R12 का कैप, ये Q3 होगा, है ना, Q3 बट्टा R13 का स्क्वायर R13 का कैप। ये भी n होगा भाई, ध्यान रखना, क्योंकि n के रिस्पेक्ट में किया है, 1n 1n 1n, ये ध्यान रखना। तो Qn बट्टा R1n का स्क्वायर R1n का कैप। इसको पुनः अगर लिखना चाहें तो अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन Q1 अपॉन 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 मतलब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आप अपन समेशन का चिन्ह लगा सकते हैं। उसमें क्या लिखेंगे, Q n डिवाइडेड बाय R1n और R1n कैप। जो n है वो n बराबर 2 से लेके n बराबर n तक है। ये आ गया अपना अध्यारोपण का सिद्धांत से अंतिम सूत्र। अध्यारोपण के सिद्धांत से जो है अंतिम सूत्र अपना आ चुका है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो अंतिम अपना सूत्र था वो आ चुका है। ध्यान से देखिए क्या किया मैंने, ये आपको पता है समेशन वाला चिन्ह है, आपको पता है कि वेरी क्या क्या कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, देखो आपको पता है 1 1 1 सब में ही है, वेरी कर रहा है ये 2, ये वाला 2 और ये 2, बाकी सब में देखो अब 3, तो ये 3, तो ये 3, ये जो वेरी कर रहा है तो उसको मैंने n मान लिया, n n n, और n 2 से लेके n तक है, मतलब ये n तक जाता रहेगा। ठीक है, 2 3, क्लियर। तो इस तरह से अपन इसको कर सकते हैं। अतः ये अपने को अध्यारोपण के सिद्धांत से टोटल बल जो है अपने को प्राप्त हो गया। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो पिछली कक्षा में अपन एक न्यूमेरिकल किया था, एक न्यूमेरिकल अपन यहाँ भी करेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है, दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर दूरी पर है, दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है, यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम है तो आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। तो आवेशों के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो दो धनावेश जो परस्पर 0.1 मीटर दूरी पर है और बल लग रहा है पता है, तो आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। तो अब अपन क्या करेंगे, पहला तो लगाएंगे सूत्र। F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। बल लग रहा है भाई 18, K का मान अपने को पता है, इंटू Q1 Q2 है। R स्क्वायर मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0.1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 10 की घात -1 मीटर, तो 10 की घात -1 मीटर का होल स्क्वायर। तो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा,
ये हो जाएगा 10 की घात -2, और देखो भाई ये इसको मैं काटूंगा तो ये 10 की घात -2 लिख सकता हूँ, और -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का 11 हो जाएगा, और ये 9 दूनी 12 तो 2 भी कट जाएगा। तो इधर मैं आपको बता दूं कि ये 2 इंटू ये 10 की घात 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बराबर, ये हो जाएगा 10 की घात 11 Q1 Q2। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो आ गया 2 इंटू 10 की घात -11। क्यों? क्योंकि जब ये 10 की घात 11 उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो एक तो अपने को ये संबंध प्राप्त हुआ। दूसरा उसने कहा कि दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 जो है वो 9 माइक्रो कूलम है, और माइक्रो आपको पता है 10 की घात -6 होता है। तो दोनों आवेशों का जो गुणनफल है वो 9 माइक्रो कूलम है। तो ये दो सूत्र आपको, दो कॉन्सेप्ट पता चल गए कि दो संख्याओं का, आपने 10वीं कक्षा में पढ़ा होगा, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और दो संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो दो संख्या ज्ञात करनी है, तो Q1 Q2 ज्ञात करना है। आप कर सकते हैं, किस प्रकार करेंगे वो आप पे निर्भर करता है। आप एक बार देखिए इसको ध्यान से। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है और दो संख्याओं का योग दिया गया है। अब देखो फिजिक्स है, फिजिक्स में देखो गणित घुस गई, तो ये इतनी गणित आपको 10वीं कक्षा की आनी चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा, ये न्यूमेरिकल आप कर पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। इस न्यूमेरिकल में क्या करेंगे आपने अब तक सोच लिया होगा। मेरे हिसाब से मैं क्या चाह रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। इसको करने के मैं तरीके बताता हूँ। या तो गुणा वाले में से एक Q1 का मान निकाल के आप दूसरे वाले सूत्र में प्लस वाले में रख दें, क्लियर, या दूसरे वाले से मान निकाल कर पहले वाले में रख दें तो आंसर आ जाएगा। किसी भी एक से मान निकाल के दूसरे में रखेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसके आगे ये आपका गृह कार्य, कल यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे। आज की कक्षा हम यही समाप्त करेंगे, समय हो चुका है। तो यहाँ से आप दिमाग लगाना, मैं अभी बता रहा हूँ क्या है। ये दो समीकरण है, तो आपको कुछ नहीं करना, एक से Q1 का मान निकाल के, या तो Q1 का मान निकाल के इसमें रख दो, फिर हल करो। तो Q1 का मान निकाल के इसमें जब रखोगे तो गुणा करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप कुछ बन जाएगा, ठीक है। और इसका मान उठा के इसमें रखोगे तो भी द्विघात समीकरण जैसा बनेगा, और फिर द्विघात समीकरण हल होगी तो मान आएंगे 2, ठीक है, दोनों के, फिर आप उसको करोगे तो हल हो जाएगा। ये अगली कक्षा में अपन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको आज कक्षा में कूलॉम के नियम का सदिश रूप बताया बच्चों, क्योंकि देखो फिजिक्स में मैक्सिमम काम बोर्ड का होता है, इसलिए बोर्ड भरना जरूरी होता है। अगर इतिहास होता तो क्या होता, बोल बोल के बस कहानी बतानी होती आपको, तो पूरा फोकस बोर्ड पे भी रहता है। तो बोर्ड पे आपका भी फोकस रहना चाहिए, जैसे बताया जो बताया पूरा, क्योंकि सब मैं ऐसे बोलूँगा Q1 प्लस Q2 ये वो आपको समझ में नहीं आएगा। बोर्ड पे लिखना जरूरी होता है फिजिक्स में। फिजिक्स कोई थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, एक एक चीज़ बोर्ड पे करनी होती है, इसलिए मेरा अधिकतर समय बोर्ड पे व्यतीत होता है। तो अपन ने आज कौन सा पढ़ा, कूलॉम का नियम का सदिश निरूपण, और उसके साथ अपन ने पढ़ा बहुल आवेशों के कारण किसी आवेश पर बल और अध्यारोपण का सिद्धांत, दो डेरिवेशन पढ़े और एक न्यूमेरिकल, जिसका मैंने यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट करा दिया। अब इसके अंदर आपका 10वीं का नॉलेज काम आएगा, तो आप करने की कोशिश करिए, नहीं तो अगली कक्षा में मैं इसको आपको इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको बताऊंगा। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त करते हैं। 12वीं का कोरोना के टाइम में बहुत सारा समय आपका वेस्ट हो चुका है, तो आप अपना बिल्कुल समय व्यर्थ ना करें, और जैसे रेगुलर क्लासें ली जा रही है आप पढ़ें। वहाँ पे जो लॉक सिस्टम आ रहा होगा तो आप हमें वो नंबर, अपने नंबर हमें प्रोवाइड करें, तो वहाँ से आपका नंबर हम अनलॉक कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको वो पैकेज परचेज़ करना है तो मिनिमम फीस में आपको वो पैकेज भी आप परचेज़ कर सकते हो। अगर इसमें कोई समस्या है तो मेरे नंबर है, आप इस पे आराम से मैसेज करिए। किसी भी प्रकार का डाउट है आप मैसेज करिए, आपके समस्या का समाधान इस नंबर पे किया जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।